अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और सेकेंड ईयर की फेडरल बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 18 जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन वो डिस्कस कर रहे थे। पिट्यूटरी ग्लैंड तक की बात हो चुकी है, बाकी ग्लैंड्स भी देख लेते हैं ना। थायराइड ग्लैंड हमें पता है दो लोब से मुश्तमिल होता है। ये ट्रैकिया के इधर साइड के ऊपर, ट्रैकिया के फ्रंट के ऊपर होता है और दोनों साइड के ऊपर ये एक लोब मौजूद होता है इन्फीरियर टू द लैरिंग्स। सो लैरिंग्स ये हमारे पास मौजूद है, जो कि वॉइस बॉक्स होता है। इसके नीचे ये हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है, इसके दो लोब्स हैं, राइट लोब है, इसका लेफ्ट लोब है और बीच में जो पार्ट होता है वो इस्टमस होता है, जिसकी मदद से ये कनेक्टेड होते हैं। इसके पीछे जो आपको चार स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के बारे में वही है, दो हार्मोन्स इसके मेन और फिर एक एडिशनल हार्मोन है, एक T3 है, एक T4 है और तीसरा कैल्सिटोनिन है। हमें पता है कि ये T3 T4 जो है ये आयोडीन कंटेन करते हैं और ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो इन्हांस करता है। अभी बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? अगर आप पूरा दिन सोते रहें, अगर आप कोई काम ना करें, ठीक है, पूरा दिन लेटे रहें, सोते रहें, तो तब भी आपकी बॉडी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो खर्च करेगी आपको जिंदा रखने के लिए। वो कहलाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जब T3 T4 जो होते हैं ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं, यानी कि एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है उसे बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये इन्हांस करते हैं ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। जाहिर है ग्लूकोज जब टूटेगा तो उससे एनर्जी मिलेगी, जब ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी तो बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होंगे। बॉडी के अंदर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल करवाते हैं, लिवर के अंदर सिंथेसिस होता है कोलेस्ट्रॉल का, तो उसे प्रमोट करवाते हैं। कोलेस्ट्रॉल से बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो बनते हैं। डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम जो है बच्चे के अंदर, जब फीटस होता है उसके अंदर भी, यानी मदर की बॉडी के अंदर और इन्फेंट के अंदर भी बहुत ज़रूरी होती है। T3 T4 बहुत ज़रूरी होते हैं उसके लिए, एंड दैट इज़ वाई अगर चाइल्डहुड के अंदर T3 T4 जो है उनका लेवल कम हो तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर मेंटल रिटार्डेशन होती है। अच्छा, इसके अलावा मसल्स के ऊपर, उन मसल्स की डेवलपमेंट, मसल्स की फंक्शनिंग, बॉडी की फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ दोनों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा ग्रोथ और मैच्योरेशन स्केलेटन की करवाते हैं। स्केलेटन की वही फिजिकल ग्रोथ के अंदर आ गई, मसल्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ, इसके अलावा स्केलेटन की, बोन्स की। एंड देन नॉर्मल मोटिलिटी जो है, यानी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है आपका, जो GIT है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, उसकी जो नॉर्मल मोटिलिटी है, यानी उसकी जो मूवमेंट की पावर है उसको कंट्रोल करते हैं। दैट इज़ वाई वो लोग के जिनके अंदर ज़्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज़ होता है उनके अंदर मोटिलिटी बढ़ जाती है। जब बढ़ जाएगी तो डायरिया हो जाएगा, और जिन लोगों के अंदर कम थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है उनके अंदर मोटिलिटी कम हो जाती है। दैट इज़ वाई उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन होती है। तो ये मोटिलिटी को कंट्रोल करता है। अच्छा, अब हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब ये कि ज़्यादा प्रोड्यूस होना, तो इसकी ओवर सीक्रेशन जो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहता है। अच्छा, ग्रेव्स डिजीज़ जो है ना, ये एक टाइप का हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है, यानी इसके अंदर भी T3 T4 जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन हर हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो ग्रेव्स डिजीज़ नहीं होता। ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर बेसिकली होता है ये कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब देखिए T3 और T4 जो है ना, उनको प्रोड्यूस करवाने वाला जो हार्मोन होता है वो TSH होता है। वी नो दैट कि TSH आता है तो T3 और T4 जो है वो रिलीज़ होते हैं, राइट। TSH आकर किसी ना किसी रिसेप्टर पर बैठेगा, ठीक है। जब ये रिसेप्टर पर बैठेगा तो T3 और T4 का बनना और T3 और T4 का जो रिलीज़ होना है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर ये होता है कि एक एंटीबॉडी होती है, एक एंटीबॉडी होती है जो बिहेव करती है इसकी तरह से, यानी ये एंटीबॉडी इसी रिसेप्टर पर जाकर बैठती है और इसकी वजह से होता है ये कि T3 और T4 जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जो है उसकी वजह से होती है। इनके सीरम जो होता है, यानी इनका जो प्लाज्मा होता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो मिमिक करती हैं TSH को, यानी वो उसी तरह से बिहेव करती हैं जैसे आपका TSH बिहेव करता है। तो वो जाकर कंटिन्यूसली स्टिमुलेट कर रही होती हैं थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड जो वो प्रोड्यूस करता है मोर एंड मोर थायरॉक्सिन। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? जब मोर एंड मोर थायरॉक्सिन आएगा तो उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी बॉडी के अंदर, तो इनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। इसके अलावा रैपिड एंड इरेगुलर हार्ट बीट होगी, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। तो जब हार्ट का रेट बढ़ जाएगा तो आपको जो है वो हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा महसूस होगी, यानी जितनी टाइम हार्ट जो है वो एक मिनट में कॉन्ट्रैक्ट करता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाएगा इसके अंदर। ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए जो है वो मोर एंड मोर एक्सपायरेशन होगी, जिसके साथ बॉडी की हीट जो है वो लॉस होगी। अच्छा, इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसकी वजह से स्वेटिंग बढ़ रही है। इसके अलावा वेट लॉस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बॉडी के जो रिसोर्सेज हैं वो कंटिन्यूसली इस्तेमाल होते जा रहे हैं। तो जो बॉडी के रिसोर्सेज कंटिन्यूसली इस्तेमाल होते जाएंगे तो बॉडी का वेट जो है वो कम हो जाएगा। तो आप नॉर्मल अमाउंट में खाना खा रहे हैं, लेकिन चूँकि वो यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बॉडी के अंदर के जितने भी रिसोर्सेज, ज़ाहिर है जब ग्लूकोज उसके पास नहीं होगा तो फैट्स टूटेंगे, उसके बाद में प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होने लगेगी। इसके अलावा एक कंडीशन जो ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर देखने को मिलती है वो एक्सॉप्थेलमिया, जिसके अंदर आई बॉल जो है वो बाहर की तरफ आ जाती हैं। तो ये क्लासिक सिम्टम है हाइपरथायरॉयडिज्म के, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास दो फॉर्म्स हैं थायराइड हार्मोन की, T3 और T4, लेकिन जो मेजर हार्मोन रिलीज़ होता है वो T4 है।
या थायरॉक्सिन जिसे कहते हैं, तो 90% जो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है थायराइड ग्लैंड से वो आपका वो थायरॉक्सिन है, ठीक है। सिर्फ 10% जो है ना वो T3 है, और T3 ज़्यादातर जो बनता है ना, हमारे पास एक एंजाइम होता है जो कि T4 को कन्वर्ट करता है T3 के अंदर। ये थायराइड ग्लैंड में नहीं होता, ये बाहर होता है, यानी हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होता है। तो T4 ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, लेकिन इसमें से ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो T3 जो है वो मोर पावरफुल है। कितने टाइम्स? 4 गुना ज़्यादा पावरफुल है। किससे? T3 से, T4 से। और T3 बनता कैसे? एंजाइम की मदद से बनता है। एक तो कुछ अमाउंट में थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा है, लेकिन बाकी जो बन रहा है वो एक एंजाइम है जो कि T4 को कन्वर्ट करता है T3 के अंदर। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है भाई, हमारे पास कुछ हार्मोन है जो किडनी से रिलीज़ हो रहे हैं। एक हार्मोन का नाम आपको पता है, वो है रेनिन। ना इफ़ यू रिमेंबर, एक सिस्टम था जिसको हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो वो मैंने चैप्टर नंबर 3 जो है सेकेंड ईयर का, जिसमें हार्मोन्स वगैरह हैं, उसमें मैंने शायद एड्रिनल ग्लैंड्स के टॉपिक के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से रेनिन जो है वो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो रेनिन एक ऐसा केमिकल है जो हार्मोन के तौर पर भी बिहेव करता है और ये एंजाइम के तौर पर भी बिहेव करता है। रेनिन जो है ये तोड़ता है किसे? एंजियोटेंसिनोजिन को, जो कि एक प्रोटीन होती है ब्लड के अंदर। एंजियोटेंसिनोजिन को ये तोड़ता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर, ठीक है। तो ये एंजाइम के तौर पर भी बिहेव करता है और ये हार्मोन भी, इसका रिसेप्टर मौजूद होता है। इसका ओवरऑल काम जो है वो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है, और अगर ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस आते हैं तो फिर ये ऐसे काम करता है, बेसिकली करता है कि एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, इससे एंजियोटेंसिन 2 बनता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये ब्लड वेसल्स जो हैं उन्हें कंस्ट्रिक्ट करवाता है, उनका जो डायमीटर है वो कम करवाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायमीटर कम करवाता है। दूसरा, एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एल्डोस्टेरॉन को एक्टिवेट करवाता है, तो एल्डोस्टेरॉन जाके सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, जिससे वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है, तो ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो ये रेनिन है, ये एंजाइम के तौर पर भी बिहेव करता है, ये हार्मोन के तौर पर भी बिहेव करता है, और ये किडनी से रिलीज होता है। एक और है, वो रेनिन है, वो खाली एंजाइम है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है, जो कि कर्डलिंग करवाता है मिल्क की, तो वो डिफरेंट है। एरिथ्रोपोइटिन एक और हार्मोन है जो कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन करवाता है, ये बोन मैरो पे जाके एक्ट करता है और मोर एंड मोर रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करवाता है। तो अगर ब्लीडिंग हुई है किसी के अंदर, जिस तरह से ब्लड लॉस हुआ है, या फिर आप हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, तो मोर एंड मोर ब्लड जो है आपको प्रोड्यूस करना, उसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। एक और चीज़ है कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल बेसिकली विटामिन डी है। होता यह है कि विटामिन डी जो है वो एक्टिवेट होता है 2 जगहों से, एक लिवर से एक्टिवेट होता है और एक किडनी से एक्टिवेट होता है। तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी है, ये इंटेस्टाइन के पास जाता है और इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है, तो ये कैल्सीट्रायोल कहलाता है, ठीक है जी। ये हो गया। ना हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो अंडर सीक्रेशन को कहते हैं। वी ऑल नो दैट जब कम सीक्रेट होगा तो वो हाइपो कहलाएगा। एडल्ट्स के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, हाइपोथायरॉयड सिंड्रोम जो है उसको मिक्सेडीमा कहते हैं एडल्ट के अंदर। बच्चे के अंदर अगर होता है तो वो क्रेटिनिज्म कहलाता है। तो ये 2 डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ऑपोजिट चीज़ें आपको मिलेंगी। मेटाबॉलिक रेट लो मिलेगा, क्योंकि वो मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहे थे, अगर हार्मोन कम है तो ये भी कम होगा। फीलिंग चिल्ड, क्योंकि गर्मी प्रोड्यूस नहीं हो रही, हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो अब इसके अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही तो आपको ठंड लगेगी। इसके अलावा पफी आइज होती हैं इसके अंदर, इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है, थोड़ा डिटेल है। थिक एंड ड्राई स्किन होती है, स्किन को हेल्दी रखने के अंदर थायराइड हार्मोन्स का रोल होता है। हेयर को हेल्दी रखने के अंदर लॉस जो है वो रोल होता है। तो ड्राई स्किन और ड्राई हेयर जो इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा एडिमा, टंग जो है स्वेल हो जाती है इसके अंदर। कॉन्स्टिपेशन मैंने बताया था, क्योंकि मोटिलिटी को कंट्रोल करते हैं थायराइड हार्मोन, तो अगर थायराइड हार्मोन नहीं होंगे तो मोटिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो जो वो है फीसिस है वो तेज़ी से गुजर नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से वाटर की बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, अगर आयोडीन की कमी है तो उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगा, जिसे गॉइटर का नाम देते हैं। अच्छा, मिक्सेडीमा क्यों हो सकता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, डाइट के अंदर, या कुछ और रीजन भी हो सकते हैं जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड डैमेज हो गया अगर, या कोई और मसला है, उसकी वजह से भी जो है वो थायराइड के हार्मोन्स कम प्रोड्यूस हो सकते हैं। इवन TSH अगर कम आ रहा है तो उसकी वजह से भी कम प्रोड्यूस हो सकते हैं। कॉन्जेनाइटल अंडर सीक्रेशन, यानी बचपन से अगर किसी के अंदर कम हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके अंदर क्रेटिनिज्म होता है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि मेंटल रिटार्डेशन होती है, फिजिकल ग्रोथ जो है वो पुअर होती है, तो शॉर्ट हाइट होती है, बॉडी का जो साइज़ होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। इसके अलावा फेशियल फीचर्स जो होते हैं वो थोड़े से अजीब से होते हैं, उन्हें हम कोर्स फीचर्स कहते हैं। इसके अलावा बोन मैचुरेशन, क्योंकि बोन की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है स्केलेटन की, और प्यूबर्टी जो है ये भी सिवियरली डिलेड होती है, और इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं लोगों के अंदर। थर्ड हार्मोन जो है वो कैल्सीटोनिन है। एक्सेसिव कैल्शियम लेवल्स जो है वो ट्रिगर करता है, यानी कैल्सीटोनिन कब रिलीज़ होगा? जब बॉडी के अंदर कैल्शियम एक्सेस होगा।
तो जब एक्सेस कैल्शियम के अंदर ये आ रहा है तो ये क्या करेगा, कैल्शियम को कम करवाएगा। कैसे कैल्शियम कम करवाएगा, डिपोजिशन करवा देगा बोन्स के अंदर। तो जब कैल्शियम लो हो जाएगा तो लो लेवल ऑफ कैल्शियम जो है इनहिबिट कर देते हैं इसे, ठीक है। एक और काम ये करता है कि इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन हो रही है उसे डिक्रीज करवाता है, और जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी किडनी से उसको भी डिक्रीज करवाता है, ताकि बॉडी के अंदर कैल्शियम कम से कम रहे। तो जब कैल्सिटोनिन आएगा तो आपको ब्लड के अंदर कैल्शियम जो है वो कम नज़र आने लगेगा, और यूरिन के अंदर कैल्शियम जो है वो ज़्यादा नज़र आने लगेगा, ठीक है। कैल्सिटोनिन जो है दिस इज़ मोर इंपॉर्टेंट इन द चाइल्डहुड, जब बॉडी की जो जब स्केलेटन जो है वो ग्रो कर रहा होता है, जब बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही होती हैं। अच्छा, अब अगर कैल्शियम जो है वो डेफिशिएंट है, फॉर एग्जांपल किसी के अंदर जो है वो कैल्शियम जो है वो कम अमाउंट के अंदर है। कैल्शियम को रेगुलेट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम अगर कम अमाउंट के अंदर है तो बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगी, ठीक है। जब बॉडी के अंदर कैल्शियम कम रहेगा तो बोन्स जो है उनसे मसलसल कैल्शियम जो है वो आता रहेगा, और बोन्स के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा। हाई लेवल ऑफ कैल्शियम क्यों मसला करता है, क्योंकि हाई लेवल ऑफ कैल्शियम जो है वो मसल्स और नर्वस सिस्टम जो है उसकी फंक्शनिंग को ख़राब करता है। इसके अलावा हाई लेवल ऑफ कैल्शियम जो है वो आपका किडनी स्टोन्स फॉर्म करता है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो ऑक्सिलेट के साथ और फॉस्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है और वो हार्ड हो जाता है और वो स्टोन्स बना देता है, ठीक है। तो लो लेवल्स भी प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि लो लेवल्स की वजह से आपको पता है कि टेटनी हो सकता है, जो कि एब्नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, और हाई लेवल की वजह से किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। हाई लेवल जो है वो नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, नर्वस सिस्टम को प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करने देता। अच्छा, इसके बाद पैराथायरॉयड ग्लैंड बहुत ईजी है। 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, उनसे एक हार्मोन आता है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन। ये पोस्टीरियर सरफेस पे होते हैं, थायराइड ग्लैंड के पीछे होते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन का काम बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, एंटागोनिस्टिक है, बिल्कुल ऑपोजिट है कैल्सिटोनिन के, यानी ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो ये कब रिलीज होगा, जब लो कैल्शियम लेवल होगा, ठीक है। अब अगर ओवर सीक्रेशन कैसे बढ़ाएगा, इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्ब करवाएगा, किसको एक्टिवेट करवा के, विटामिन डी को एक्टिवेट करवा के। एक और काम रीअब्जॉर्प्शन जो नेफ्रॉन है उनसे रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। इसके अलावा बोन से तोड़ के लेकर आता है कैल्शियम। अगर इसकी ओवर सीक्रेशन होने लगे तो क्या होगा भाई, फॉर एग्जांपल अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड का ट्यूमर है, एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है, तो उससे मोर पैराथायरॉयड ग्लैंड आ रहा है, तो कैल्शियम जो है वो बोन से रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से बोन सॉफ्ट हो जाएंगी और इजीली फ्रैक्चर हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा अगर बोन से मुसलसल कैल्शियम रिलीज होकर आ रहा है तो ब्लड के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज नोन एज हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया की वजह से जो नर्वस सिस्टम होता है वो डिप्रेस हो जाता है, नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा होता, न्यूरॉन्स जो है वो प्रॉपर्ली मैसेजेस जनरेट नहीं कर पा रहे होते। इसके अलावा मसल वीकनेस होने लगती है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिटेल है। एक्सेस कैल्शियम जो है वो किडनी के अंदर प्रेसिपिटेट होकर स्टोन फॉर्मेशन करेगा, हम बात कर चुके हैं। अंडर सीक्रेशन अगर होगी तो क्या होगा भाई, इसकी वजह से न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम जो है उसकी वजह से न्यूरॉन्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते। लो लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से न्यूरॉन बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बार बार मसल्स को मैसेज जा रहा होता है, जिसकी वजह से टेटनी हो जाती है, जो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन के अंदर रह जाता है। ओके, नेक्स्ट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास हमें पता है दो तरह का जो है वो ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन के अंदर पेनक्रियाटिक जूस आता है, और एंडोक्राइन के अंदर हमारे पास जो एरिया होता है उसे हम आइलैंड ऑफ लैंगरेंस कहते हैं, जो कि छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं। इनसे दो मेन हार्मोन है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकागॉन अल्फा सेल प्रोड्यूस करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, राइट। ठीक है, इंसुलिन आफ्टर अ मील, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज जब भी होता है तो इंसुलिन आता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करवा के नॉर्मल पे लेकर आता है। कैसे, सेल के अंदर ग्लूकोज दाखिल करवा देगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे वो ये है कि दो एरियाज हैं जहाँ पर इंसुलिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो है स्केलेटल मसल और फैट सेल्स। बहुत सारे टिश्यूज़ ऐसे हैं बॉडी के जिनके अंदर इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, ग्लूकोज डायरेक्टली जा सकता है सेल के अंदर, लेकिन स्केलेटल मसल्स के अंदर और फैट सेल्स के अंदर ग्लूकोज को एंटर करवाने के लिए जो है वो इंसुलिन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब ग्लूकोज अंदर जाता है तो ये ग्लाइकोजन बनवाना शुरू करता है, तो ये प्रमोट करवाता है ग्लाइकोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। इसके अलावा ग्लूकोज का जो यूज़ है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, यानी इससे एटीपी प्रोडक्शन जो है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज यूटिलाइज हो, ये काम भी इंसुलिन जो है वो मैसेज देता है इसके लिए। इसके अलावा एक्सेस ग्लूकोज को फैट्स के अंदर कन्वर्ट करवाता है, और दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि ग्लूकोज का बनना, देखिए एक आपके पास मैकेनिज्म है जिससे ग्लूकोज टूटता है और उससे पायरुवेट बनता है, जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जाएं तो इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो अमाइनो एसिड्स को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अब अगर ज़्यादा ग्लूकोज है तो इंसुलिन आएगा, इंसुलिन क्या करेगा, इस वाले प्रोसेस को बंद करवाएगा और इस वाले प्रोसेस को, यानी ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुवेट के अंदर, इसको प्रमोट करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा भाई अंडर सिक्रीशन अगर होती है इंसुलिन की तो आपको पता है कि एक डिजीज़ हो जाती है जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटिक मेलाइटिस कहते हैं। इसके अंदर होता ही है कि भाई ब्लड के अंदर ग्लूकोज हाई लेवल में रहता है, जिसकी वजह से वो यूरिन में जाता है,
अगर एक्सेस इंसुलिन अगर प्रोड्यूस होता है तो क्या होगा भाई, तो एक्सेस इंसुलिन प्रोड्यूस होने की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज यूज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से आपकी नर्व्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकेंगी, मसल प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकेंगी। अच्छा, ग्लूकागॉन जो है ये ऑपोजिट हार्मोन है। अच्छा, ये यहाँ पे दिया हुआ है पेनक्रियास की डायग्राम, ठीक है। तो ये डक्ट है, इसके अंदर डक्टल सेल्स हैं, ये हमारे पास एसिनर सेल्स हैं। ये वो सेल्स हैं जो प्रोड्यूस करेंगे क्या, ये डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एसिनर सेल्स, यहाँ से डाइजेस्टिव जूस जाएगा, ये ड्यूडेनम के अंदर जाता है। जबकि ये छोटे छोटे एरियाज जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर आइलेट्स, ये जो पर्पल कलर के हैं, और ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर जो है वो रिलीज करेंगे अपना केमिकल, ठीक है। ये पेनक्रियाज है और इनके आइलेट्स हैं। ये हमारे पास एसिनर सेल्स हैं, ये एक्सोक्राइन पोर्शन है, दिस इज द एक्सोक्राइन पोर्शन। इसका जो भी बनेगा वो डक्ट से जाएगा। और ये आपके पास आइलेट है, और आइलेट के अंदर अल्फा सेल और बीटा सेल्स हैं, और यहाँ पे वेन है जो कि ब्लड के थ्रू लेकर जाएगी हार्मोन्स को। ग्लूकागॉन ऑपोजिट काम करता है। ग्लूकागॉन तब आता है जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल लो होता है। इसके अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर भी ग्लूकागॉन को समटाइम्स रिलीज किया जाता है। ग्लूकागॉन क्या करेगा, इसका काम है ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा के नॉर्मल पे लेकर आना। और जब हाई ब्लड ग्लूकोज होता है या इंसुलिन होता है या सोमैटोस्टैटिन, मैंने आपको बताया था सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन को भी रोकता है और सोमैटोस्टैटिन और हार्मोन्स को भी रोकता है, जिसमें ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी है। तो ये तीनों कंडीशन जो है, देखें, लो, जब भी लो लेवल ऑफ ग्लूकोज होगा तो ग्लूकागॉन को स्टिमुलेट करेगा ताकि ग्लूकागॉन आए। अब ग्लूकागॉन रुकेगा कब, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तब ग्लूकागॉन बंद हो जाएगा। इंसुलिन अगर आएगा तो इंसुलिन ऑपोजिट है, तो ग्लूकागॉन बंद हो जाएगा, और सोमैटोस्टैटिन जो है वो भी ग्लूकागॉन को बंद करवाएगा, ठीक है जी। ये सप्रेस करते हैं इसके एक्शन को, ये एंटागोनिस्टिकली वर्क करता है, यानी इंसुलिन के ऑपोजिट वर्क करता है, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास किससे रिलेटेड, पेनक्रियास से रिलेटेड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं ये किडनी के ऊपर होते हैं। सुप्राएड्रिनल ग्लैंड्स हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक इनर पार्ट मेडुला, एक आउटर पार्ट कॉर्टेक्स। इनर पार्ट से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कैटेकोलामीन्स। ये स्पेशल टाइप के हार्मोन्स होते हैं, इमरजेंसी स्टेट के अंदर ये रिलीज होते हैं। और हमारे पास एक नर्वस सिस्टम है जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये एड्रिनल मेडुला को कंट्रोल कर रहा होता है, और ये रिलीज करवाता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये दोनों जो हैं ये स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये दोनों हार्मोन डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, लेकिन काम इनका वही है, स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करना। इसको हम कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। दो हार्मोन से डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स एक ही है उनका। एपिनेफ्रिन जो है ये मोर पोटेंट है, ये ज़्यादा पावरफुल है। इसकी क्या एक्टिविटीज़ है भाई, ये क्या करवाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़वाता है, ठीक है। ब्रोंकियल डायलेशन करवाता है, आपका जो ब्रोंकाई है उसको डायलेट करता है ताकि जो रेस्पिरेशन है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करवाता है किसकी तरफ, स्केलेटल मसल्स की तरफ, ताकि इस कंडीशन के अंदर आपको मसल्स की ज़रूरत है। हार्ट रेट जो है वो बढ़ाता है, हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ाता है। नॉरएपिनेफ्रिन का मेन काम जो होता है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना होता है, ये वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाता है। और इसके साथ मिलकर काम करने वाला जो हार्मोन है वो कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल का अगर आपको पता हो तो कॉर्टिसोल भी ब्लड प्रेशर को एलिवेट करवाता है, तो वो बेसिकली क्या करता है, नॉरएपिनेफ्रिन को जो है नॉरएपिनेफ्रिन के काम में मदद करता है। बाकी जो अच्छा, ओवर सीक्रेशन की अगर हम बात करें, अगर आपके एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा सीक्रेट होंगे तो क्या होगा भाई, हार्ट रेट बढ़ा रहेगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, बिहेवियर एग्रेसिव होगा। एक हमारे पास बीमारी होती है, कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि आपका जो एड्रिनल मेडुला है उसके अंदर एक ट्यूमर होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। अब वो एबनॉर्मल ग्रोथ क्या कर रही होती है, वो एपिनेफ्रिन जो है और नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज़ करती रहती है बार बार, तो जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको एपिसोडिक हाइपरटेंशन होती है, यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट करेगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर दोबारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट करेगा फिर नीचे आ जाएगा। बिहेवियर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, रेज वाली कंडीशन होती है, गुस्सा, एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये ओवर सीक्रेशन से होता है इन हार्मोन्स की। अंडर सीक्रेशन अगर होगी तो बंदा जो है इमरजेंसी सिचुएशन को फाइट नहीं कर सकेगा और हो सकता है उसकी डेथ हो जाए किसी सिचुएशन के अंदर। दो मेजर हार्मोन्स जो है हमारे पास जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से आते हैं, दो तो नहीं है वैसे, तीन है, लेकिन मेजर हार्मोन्स के अंदर एक है जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। कॉर्टिकॉइड का वर्ड जो है वो शो करता है कि ये कॉर्टेक्स से आ रहे हैं, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब कि ये ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। सिमिलरली कॉर्टिकॉइड मिनरलो होगा तो वो मिनरल्स को रेगुलेट करेगा, किसी ना किसी आयन को रेगुलेट करेगा। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर आपने जो पढ़ा हुआ है वो कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल एक तरह का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, लेकिन उसके अलावा एक और है जिसको हम कॉर्टिसोन कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो रिलीज होते हैं। मेन टाइप का जो होता है वो कॉर्टिसोल होता है, यहाँ पे कॉर्टिसोन दिया हुआ है। इसका काम होता है ब्लड की ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करना, बेसिकली इंक्रीज करवाना। मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंदर जो मेन है वो एल्डोस्टेरॉन है, लेकिन ये वाहिद नहीं है, इसके अलावा भी होते हैं जो कि रिलीज होता है।
अच्छा, ये क्या करता है, ये मिनरल्स को रेगुलेट करता है, जिसके अंदर आपका सोडियम है, जिसके अंदर आपका पोटेशियम है, जिसके अंदर आपका हाइड्रोजन आयन है। मेनली सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, पोटेशियम को सीक्रेट करवाता है, यानी बॉडी से बाहर भेजता है। तो दे आर बोथ आर प्रोड्यूस, और इनको स्टिमुलेट करने वाला कौन होता है, ACT है, जो कि पिट्यूटरी से आता है। अच्छा, अब अगर कॉर्टिकल हार्मोन जो है, यानी जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, अगर इनकी अंडर सीक्रेशन हो, यानी अगर ये कम अमाउंट में सीक्रेट हो, तो उससे क्या होगा भाई, तो कम अमाउंट में सीक्रेट होने की वजह से एक कंडीशन होगी जिसको हम कहते हैं एडिशंस डिजीज़। अब देखें, इन हार्मोन्स का कुछ काम है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, क्योंकि जब सोडियम का अमाउंट आएगा तो वाटर भी रेगुलेट होगा, वाटर रेगुलेट होगा तो ब्लड प्रेशर रेगुलेट होगा। तो अब इसकी वजह से होगा क्या भाई, जब एडिशंस डिजीज़ होती है तो ये हार्मोन्स कम होते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर वीकनेस होती है मसल एक्शन की। वीकनेस क्यों हो रही है, क्योंकि आपके पास वो मौजूद नहीं है, एक तो आपके पास ग्लूकोज का अमाउंट मौजूद नहीं है प्रॉपर, ठीक है। दूसरा मसला क्या है, दूसरा ये है कि तो दूसरा रीज़न इसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है, जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। लॉस ऑफ सॉल्ट्स हो रहा है इसके अंदर, क्यों, क्योंकि भाई एल्डोस्टेरॉन नहीं आ रहा, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, ठीक है। तो सोडियम कम हो रहा है बॉडी में, पोटेशियम की एक्सक्रीशन नहीं हो रही, तो पोटेशियम ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन नहीं हो रही, तो हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहा है बॉडी में। तो बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर ऐसा हो सकता है कि पेशेंट जो है वो कोलैप्स कर जाए, क्योंकि कॉर्टिसोल जो होता है, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। तो अगर ये रिलीज़ नहीं होगा, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, तो पेशेंट कोलैप्स कर सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। अगर ओवर सिक्रेशन होगी, ये तो अंडर सिक्रेशन थी जिसकी वजह से एडिसन डिजीज़ हो रही थी, अगर ओवर सिक्रेशन होती कॉर्टिकल हार्मोन की, उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम होता है। असल में कुशिंग डिजीज़ तब कहते हैं हम जब यहाँ से एड्रेनल ग्लैंड से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो। खैर, तो कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। कुशिंग सिंड्रोम की वजह से होता यह है कि एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि कॉर्टिसोल जो होता है या कॉर्टिसोन है, ये क्या करवाते हैं, ये जो मसल्स हैं, जो प्रोटीन है, उन्हें ब्रेक डाउन करवाते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रेक डाउन से मिलेंगे अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड को डालते हैं ये उस प्रोसेस के अंदर जिससे बनाया जाता है ग्लूकोज। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं, उसके लिए प्रोटीन को ब्रेक डाउन करवाते हैं। तो इसकी वजह से मस्कुलर और बोन वीकनेस आपको देखने को मिलती है, बोन भी इसके अंदर ब्रेक होती है। एक और हार्मोन है जिसको हम एंड्रोजन्स कहते हैं। एंड्रोजन्स जो है, उनमें एक एंड्रोजन जो है वो टेस्टोस्टेरॉन भी है। टेस्टोस्टेरॉन वाहिद जो है वो गोनेड से प्रोड्यूस नहीं होता। हमें पता है कि टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, लेकिन टेस्टिस के अलावा ये एंड्रोजन से भी प्रोड्यूस होता है। तो स्मॉल अमाउंट जो है इसका मेल के अंदर एंड्रोजन से प्रोड्यूस होता है। तो ये एंड्रोजन्स हैं, ये हार्मोन्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये प्रोड्यूस होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। जबकि टेस्टोस्टेरोन की मेजर साइट जो है वो टेस्टिस है, जो कि मेल के अंदर होती है, लेकिन फीमेल के अंदर भी जो है ये प्रोड्यूस होते हैं एंड्रोजन्स, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर रोल प्ले करते हैं, मेल और फीमेल दोनों के अंदर। लाइक हेयर ग्रोथ है, या मेल के अंदर डीपनिंग ऑफ वॉइस है, मसल बल्क है, तो ये सारे के सारे रोल जो हैं ये एंड्रोजन्स के होते हैं।